नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है, सरकार बनाएगी, लेकिन 400 का जो पार का नारा था वो नहीं मिला। बीजेपी उस अपेक्षे पे खरी नहीं। जनता ने शायद बीजेपी को उस नकार दिया है, और क्यों नकारा ये वीडियो में आगे बताएंगे, और किन कारणों से बीजेपी हारी इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे। इस चुनाव के नतीजे को और पर्सनल मैं आकलन करूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश में आप जनता के लिए कितना भी कार्य कर लीजिए, चाहे कितने भी सड़कें बनवा दीजिए, फ्री में बिजली दे दीजिए, फ्री में पानी दे दीजिए, फ्री में राशन जितना मर्जी बांट लीजिए, लेकिन जात बिरादरी की जहाँ बात आएगी वहाँ ये सब सेकेंडरी हो जाते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जात बिरादरी की, क्योंकि इस चुनाव में जात बिरादरी पे वोट बहुत पड़े, जिसकी वजह है कि 400 का पार का जो नारा था सिर्फ नारा ही रह गया। 400 पार का नारा अगर बीजेपी आज से 6 महीने पहले नहीं लगाती तो शायद बीजेपी की ये हालत नहीं होती। ये मेरा आकलन है, क्योंकि 400 पार का नारा इन्होंने लगाया, विपक्ष ने उसका नैरेटिव सेट कर दिया कि अगर 400 बीजेपी को आती है तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगी, और शायद इसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता है। और आगे भी अगर इससे गलती से सीख नहीं लेगी तो बीजेपी को आगे भी भुगतना पड़ेगा, पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश को अगर एग्जाम्पल लीजिए, अगर सैंपल में ले लीजिए उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सेकेंड नंबर की पार्टी बन गई है, फर्स्ट नंबर की समाजवादी पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी फर्स्ट नंबर पे आ गई और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सेकेंड नंबर पे चली गई। अमेठी से स्मृति ईरानी का हारना क्या कहता है? इतना काम किया उन्होंने, कॉलेज बनवाए, सड़कें बनवाई, बाईपास बनवाए, 32 किलोमीटर का लंबा सड़क बना, फ्री में सबको राशन मिला, मेडिकल कॉलेज बने, क्या बने, सब धुत रह गए। जाति बिरादरी की जहाँ बात आई है वहाँ ये सारा डेवलपमेंट सेकेंडरी हो जाते हैं, सब फुस हो जाते हैं। डेवलपमेंट जनता के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर जाति बिरादरी की बात आएगी वहाँ ये सारे फुस हो जाए। अब सवाल ये कि क्या एसपी केवल यादव और मुसलमानों के वोटों से ही जीत कर आई है? नहीं, एसपी को यादव और मुसलमान के बावजूद भी ओबीसी, दलित, महादलित, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, सवर्णों का भी वोट मिला है समाजवादी पार्टी को, तभी समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत पाई है और बीजेपी से आगे निकल गई। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उत्तर प्रदेश में मर चुकी कांग्रेस को भी 6 सीटें मिली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की हालात थी ये किसी से छिपी नहीं है, और आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मर चुकी थी, जीरो थी। रायबरेली से बस केवल एक सोनिया गांधी पिछली बार चुनाव जीत सकी थी। अमेठी राहुल गांधी खुद हार गए थे, तब वायनाड चले गए थे। इस बार वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से जीत गए। अब देखिए कहाँ से छोड़ते हैं और कहाँ रहते हैं। हमें तो ये लगता है कि जो मतदाता कहते थे कि हम बीजेपी को वोट देंगे, वो भी जाकर के भीतर में महागठबंधन को वोट देकर आ गए हैं। तभी तो समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है और बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश में। गौर करने वाली बात है, ये मेरा आकलन है। बीजेपी के जो 400 सीटों का नैरेटिव महागठबंधन ने सेट किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगी, संविधान बदल जाएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष ने यूपी के मतदाताओं के मन में उतारा और उनके अंदर सेट करा दिया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगी और संविधान भी बदल दिया जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि इसके काउंटर में बीजेपी की दक्षिण से भी एक नैरेटिव चली थी कि अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो ओबीसी, दलितों, महादलितों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को दे देंगे, लेकिन तब तक लेट हो चुकी थी। तब तक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने लेट कर दिया इस नैरेटिव को सेट करने में। शायद एक या दो चरणों के बाद से नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था, लेकिन विपक्ष की नैरेटिव तो आज से नहीं, जब से 400 का नारा लगा था तभी से ये नैरेटिव उन्होंने सेट करना शुरू कर दिया था। उनको सफलता मिली, कांग्रेस 99 सीटों पर पहुँच गई और इससे कांग्रेस बड़ी खुश भी नज़र आ रही है। खुश होना भी चाहिए। जिस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया उसको 199 सीटें आने पे इतनी खुशी मिल रही है, तो अगर सत्ता में आएगी तो फिर क्या करेगी? अभी तक 17 के बाद से सारे चुनाव समाजवादी पार्टी हारी रही थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो उसके मन में भी थोड़ा जोश और जुनून जगा है कि हमें भी कुछ अब आगे करना चाहिए। अब जनता हमारी बात को सुन रही है और बीजेपी के जुमले में नहीं आएगी। ये सेट आगे हो सकता है कि पीडीए यात्रा जो
अखिलेश यादव ने निकाली और जिसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उसमें एक अहम रोल पीडीए यात्रा का है, पिछड़ा दलित सबका माने आदिवासी समाज सबका लेकर के उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, जिसके चलते बीजेपी की हालत रही। बीजेपी ने इसको हल्के में ले लिया, इससे कुछ नहीं होला है। दूसरा बात यह है कि बीजेपी के प्रत्याशी मोदी भरोसे रह गए कि मोदी जी के चेहरे पे हमें वोट मिल जाएगा। उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किया। जैसी मेहनत इन लोगों ने महागठबंधन ने की, वैसी मेहनत बीजेपी के लोगों ने नहीं की। बीजेपी लोग मोदी के भरोसे थे, मोदी के चेहरे पर थे कि मोदी के चेहरे पर हमें वोट मिल जाएगा। कब तक मिलेगा? लेकिन एक बात ये भी सही है कि 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी एनडीए गठबंधन को जनता ने बहुमत दिया है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये दूसरे ऐसे शख्स हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और ये उसके बाद नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं होता तो फिर आज हालात भी वही होते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के चलते ही दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र हुआ है और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत पाई है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होता तो दलितों का इतना वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता। 19 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 6 सीटें जीती, 61 सीटों पर लड़ करके और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है। तो इसका मेन कारण है कि कांग्रेस के गठबंधन में आने के कारण जो कांग्रेस का कोर दलित वोटर है, जो पहले बीजेपी का होता था कहने में, वो है नहीं अब नहीं, इस चुनाव से तो पता लग गया। वो वोट ट्रांसफ़र सीधे हुई है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर ये सब अलग हो गए और वोटरों के मन में एक भी बात बैठा दी गई थी कि जो बीजेपी को हराए है उसको वोट दो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, नहीं तो संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जिसके चलते वोटरों ने खूब वोट दिया, दलितों, महादलित, ओबीसी, सब पिछड़ी जाति, सब ने मिल करके एक साथ वोट दिया, जिसका नतीजा ये रहा। ओवर कॉन्फिडेंस में भी कहीं बीजेपी चली गई। अभी तक मोदी जी तो एक हाथ से ताली बजाते आ रहे थे 10 सालों से, लेकिन अब एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, अब दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ेगा। नहीं तो इधर से नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर लेंगे, उधर से चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग करने लगेंगे। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। 5 साल सत्ता में रहना है तो सबको लेकर चलना होगा। खैर बीजेपी के पास और मोदी के पास ये गठबंधन का बहुत पुराना अनुभव है। अटल जी भी गठबंधन की सरकार चला चुके हैं 1999 से 2004 तक, तो ऐसी बात नहीं है और गठबंधन अच्छे से चलेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, ये बात सही है। हाँ, दूसरी बात आपको बता दें कि इस बार विपक्ष ने ईवीएम ने अपनी जान और अपनी लाज खुद बचाई है विपक्ष से। अगर बीजेपी 300 सीटें जीत जाती तब तो विपक्ष ईवीएम पे ठीकरा पक्का फोड़ना ही फोड़ना था। अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास कितनी अर्जियां लग चुकी होती। ईवीएम ने अपनी लाज बचा ली और ईवीएम अब सही है, अब सही काम कर रहा है ईवीएम। अब 234 सीटें मिली है इंडिया गठबंधन को, बिल्कुल सही काम किया है। अब उसमें कोई वीवीपैट की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्ची मिलान की ज़रूरत नहीं है और कोई हैक नहीं हुआ है। तो ये बात सही है कि अगर चाहे अब जनता के लिए कितना भी काम कर लें, सड़कें बनवा दीजिए, फ्री में बिजली दे दीजिए, फ्री में राशन बांट लीजिए, फ्री में सब कुछ दे दीजिए, घर बनवा दीजिए, लेकिन जनता आपको वोट देने वाली नहीं है। अगर जाति बिरादरी की बात आएगी तो जनता को सारे मुद्दे सेकेंडरी हो जाएंगे, उनकी जाति बिरादरी का मुद्दा नंबर 1 पहले प्रायोरिटी बन जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।